आइए बच्चों, शुरू करते हैं गणित का एक नया पाठ जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं भूमिका से। जानते हैं सम्मिश्र संख्या a जमा आयोटा b के प्रारूप की एक संख्या जहां a और b वास्तविक संख्याएं हैं, एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित करती है। जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं, सम्मिश्र संख्या z, इसे हम z से संबोधित करते हैं, बराबर है a जमा आयोटा b, जहां पर आयोटा जो है वह i से दर्शाया जाता है तथा a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो चलिए बच्चों, भूमिका में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सम्मिश्र संख्या के कुछ और तथ्य। सम्मिश्र संख्या यानी z बराबर a जमा आयोटा b, इसके लिए a जो है वह वास्तविक भाग कहलाता है, इसे हम REZ लिखते हैं यानी रियल पार्ट ऑफ z। ठीक उसी प्रकार जो b होता है वह काल्पनिक भाग कहलाता है, जिसे हम IMZ लिखते हैं यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सम्मिश्र संख्या के कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ बताया गया है z बराबर 2 जमा 5 आयोटा, जहां हमारा जो वास्तविक भाग है वो REZ बराबर 2 है तथा काल्पनिक भाग जो IMZ है वह 5 है। चलिए बच्चों, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक सम्मिश्र संख्या परिभाषित की गई है z बराबर ऋणात्मक 1 जमा √3i। तो इसका जो वास्तविक भाग है यानी REZ वो ऋणात्मक 1 है तथा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यानी IMZ काल्पनिक भाग √3 है। इसी के साथ बच्चों चलिए देखते हैं आखिरकार दो सम्मिश्र संख्याएं कब बराबर होती हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, दो सम्मिश्र संख्याएं ली गई हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यह दोनों समान होंगे यदि a बराबर होता है c के और b बराबर होता है d के। इन दोनों का ही अनिवार्य है होना, सिर्फ एक के होने से यह सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर नहीं होती। अर्थात जो पहली संख्या है सम्मिश्र, उसका काल्पनिक भाग बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के काल्पनिक भाग के। ठीक उसी प्रकार पहली सम्मिश्र संख्या का जो हमारा वास्तविक भाग है वह बराबर होना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग के। तो चलिए बच्चों, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती है यह हमने जाना। अब इसे और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। उदाहरण कहता है यदि 4x जमा 3x माइनस y आयोटा बराबर है 3 जमा आयोटा ऋणात्मक 6 के, यानी यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं और दिया गया है कि x और y दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं, तब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इसका हल देखते हैं। हल में हमें देखना है, सबसे पहले हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है कि यह दोनों सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं। आगे बढ़े तो हमने देखा कि दोनों ओर के जो वास्तविक और काल्पनिक भाग हैं उनको हमें समान लेना है। क्यों? क्योंकि यही तो सबसे आधारभूत स्थिति होती है कि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हो जाए। ऐसा करने पर हमें प्राप्त होता है 4x बराबर है 3 के तथा 3x माइनस y जो है वह बराबर है ऋणात्मक 6 के। यदि बच्चों आप इसको अपनी पुस्तिका में हल करके देखें तो आप पाएंगे x का मान आता है 3/4 तथा y का मान आता है 33/4। तो हमने पढ़ा दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं सम्मिश्र संख्याओं के बीजगणित पर।
पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे दो सम्मिश्र संख्याओं का योग यानी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम दो सम्मिश्र संख्याओं के योग से। तो आपने देखा यहाँ पर आपको दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो वो कैसे होगा बच्चों? हमें देखना है कि पहली सम्मिश्र संख्या का जो वास्तविक भाग है a वो जोड़ना चाहिए दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग c से। ठीक उसी प्रकार यदि मैं काल्पनिक भाग की चर्चा करूं तो पहली सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है b वह जुड़ेगा दूसरी सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग d के साथ। तो इससे हमें दोनों का योग प्राप्त होता है। आइए बच्चों इसे देखते हैं एक उदाहरण की सहायता से और अच्छे से समझते हैं। z1 एक सम्मिश्र संख्या दी गई है 2 जमा 3 आयोटा तथा z2 जो दी गई है वह दी गई है -6 जमा 5 आयोटा। यदि मैं इन दोनों का योग लूं तो बच्चों आप देख सकते हैं दोनों के वास्तविक भागों को जोड़ा गया है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा है तथा दोनों के ही काल्पनिक भागों को जोड़ा गया है 3 जमा 5। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है 2 और ऋणात्मक 6 को जोड़ा जा रहा है, चिन्ह जो है वो ऋणात्मक रहेगा क्योंकि 6 जो है वह 2 से बड़ा होता है। चिन्ह ऋणात्मक रहेगा और 6 से 2 घटाने पर हमें 4 प्राप्त होता है, यानी जो हमें सम्मिश्र संख्या परिणाम में प्राप्त हुई वह है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। तो चलिए बच्चों देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं जो है उनका योग किन प्रगुणों को संतुष्ट करता है। पहला है समवर्क नियम। इस नियम के अनुसार दो सम्मिश्र संख्याओं का जब आप योगफल लेते हैं तो वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होती है। आइए बच्चों इसको समझते हैं और अच्छे से उदाहरण की सहायता से। समवर्क नियम द क्लोजर लॉ, इसमें हमने देखा दो सम्मिश्र संख्याएं दी है, जब हमने इनका योग लिया तो हमने देखा हमें उत्तर प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा जो स्वयं एक सम्मिश्र संख्या है, यानी दो सम्मिश्र संख्याओं का जो योग है वह पुनः एक सम्मिश्र संख्या होता है। इसी के साथ आगे बढ़े, हमने देखा दूसरा नियम क्रम विनिमय नियम यानी द कम्यूटेटिव लॉ। तो जब हमने Z1 और Z2 दो सम्मिश्र संख्याएं जो है इनको जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले हमने Z1 में Z2 को जोड़ा, यदि मैं इनका क्रम बदल के सेम वैसी ही सम्मिश्र संख्याएं ली गई है जैसे पहले ली गई थी 2 जमा 3 आयोटा ऋणात्मक 6 जमा 5 आयोटा, कुछ नहीं किया है बच्चों, सिर्फ क्रम बदल दिया है। Z2 में हमने Z1 को जोड़ दिया है। जोड़ने पर हमने देखा परिणाम में हमें फिर से प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है बच्चों कि क्रम का विनिमय यानी क्रम बदलने जाने पर अगर आप दो सम्मिश्र संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो अगर आप उनका क्रम बदल देते हैं तो परिणाम में जो सम्मिश्र संख्या हमें प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए बच्चों बढ़े चलते हैं अगले नियम की ओर। साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ, इसमें हमने देखा 3 सम्मिश्र संख्याओं को लिया गया है। अब मैंने क्या किया, पहले लिया योग Z1 और Z2 का, इनका योग लेने पर हमें प्राप्त होता है ऋणात्मक 4 जमा 8 आयोटा। अब जब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ूं तीसरी सम्मिश्र संख्या को तब मुझे प्राप्त हुआ ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा। पहले मैंने Z1 और Z2 इन दोनों का योग लिया है, फिर इनके योग के साथ मैंने Z3 को जोड़ा। आइए बच्चों करते हैं एक और तरीके से इसको हल। अब मैंने इसमें क्रम परिवर्तन कर दिया, मैंने Z2 के साथ Z3 को पहले जोड़ा तो मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 1 जमा 9 आयोटा। अब इन दोनों के योग के साथ मैं जोड़ती हूँ सबसे पहले वाले सम्मिश्र संख्या यानी Z1 को। जोड़ने पर मुझे प्राप्त होता है ऋणात्मक 3 जमा 12 आयोटा।
बच्चों आप देख सकते हैं इसमें भी ठीक वही हुआ है। साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ हमें ये कहता है कि आप दूसरी तीसरी के योग के साथ पहली सम्मिश्र संख्या का योग ले या फिर पहली और दूसरी सम्मिश्र संख्या का योग तीसरी के साथ ले। क्रम परिवर्तन से जो परिणाम में हमें सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। योगात्मक तत्समक का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। सम्मिश्र संख्या 0 - आयोटा 0 के द्वारा दर्शाया जाता है। योगात्मक तत्समक अथवा 0 सम्मिश्र संख्या जो होती है वह कहलाता है, जिससे कि प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z जो है वह बराबर हो जाती है अपने के ही यदि उसमें 0 का योग किया जाए। इस पूरे नियम का अर्थ यह है बच्चों, अगर आप किसी भी सम्मिश्र संख्या में 0 सम्मिश्र संख्या को जोड़ते हैं तो आपको परिणाम स्वरूप वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। तो अगला नियम देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व यानी द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या z बराबर a जमा आयोटा b के लिए हमें सम्मिश्र संख्या ऋणात्मक a जमा आयोटा ऋणात्मक b यानी ऋणात्मक z के द्वारा दर्शाया जाता है, ऐसा कुछ प्राप्त होता है जो कि योगात्मक प्रतिलोम अथवा z का ऋण कहलाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि z को मैं ऋणात्मक z के साथ जोड़ूं तो मुझे 0 प्राप्त होता है और यही नियम जो है योगात्मक तत्समक में हमने पढ़ा था। तो चलिए बच्चों प्रगुणों को समाप्त करते हुए बढ़े चलते हैं अगले बीजगणित की ओर। दो सम्मिश्र संख्याओं का अंतर। इसमें हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ली, z1 बराबर a जमा आयोटा b तथा z2 बराबर c जमा आयोटा d। यदि मैं इनका अंतर लूं तो आप देख सकते हैं z1 में से z2 को घटाया जा रहा है। तो पहले सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग से दूसरे सम्मिश्र संख्या के वास्तविक भाग को घटाना है, यानी a माइनस c जमा आयोटा में। ठीक काल्पनिक भाग में भी उसी नियम का हमें पालन करना है, तो b माइनस d। इसी को बच्चों आप उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। आपको एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है z1 बराबर 6 जमा 3 आयोटा तथा z2 बराबर 2 ऋणात्मक आयोटा। बच्चों ये जो 2 ऋणात्मक आयोटा दिख रहा है, इसको अगर आप ठीक से समझना चाहें तो ये कुछ नहीं है, 2 जमा ऋणात्मक 1 का आयोटा के साथ गुना है। तो यहाँ पर इस सम्मिश्र संख्या का जो काल्पनिक भाग है वो ऋणात्मक 1 हुआ। अब जब हमने इसका अंतर देखा बच्चों, तो वास्तविक भाग से तो वास्तविक भाग घटाया गया, यानी 6 से 2 घटाया गया तथा काल्पनिक भाग में 3 में से ऋणात्मक 1 को घटाया जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। 6 में से 2 गया, बचता है 4 तथा 3 में से जब आप ऋणात्मक 1 को हटाते हैं तो वह बचता है 4, यानी 4 जमा 4 आयोटा। तो चलिए बच्चों इसी के साथ मैं इस अध्याय को समाप्त करती हूँ। आज हमने पढ़ा सम्मिश्र संख्याओं के योगफल के बारे में, दो सम्मिश्र संख्याएं बराबर कब होती हैं तथा दो सम्मिश्र संख्याओं के अंतर के बारे में। इसी के साथ अध्याय को समाप्त करते हुए मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, घर जाइए अपने प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी प्रकार की संदेह तथा सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।